हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बंदा पर। तो आज का वीडियो जो है वो रिलेटेड है आपका अग्निवीर का जो वायु का फॉर्म आ चुका है उसके एग्जाम स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम्स के फॉर्म बहुत पहले आ चुके हैं और इसके एग्जाम्स की डेट्स भी डिसाइड हो चुकी हैं। अब जरूरी यह है कि इतने कम टाइम पे कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए, किस तरीके से एक शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी बना जाए ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम भी दे सकें। तो पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। चलिए ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, इसमें दो टाइप के एग्जाम्स हैं और हम कह सकते हैं कि जैसे पहले एक्स एंड वाई ग्रेड होता था, एक टेक्निकल होता था, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होता था। उसी तरह इसमें भी आपके एग्जाम्स को दो पैटर्न में बांटा गया है। देखिए पहला पैटर्न जो है वो है, एक तो से मान सकते हैं कि टेक्निकल पैटर्न है जिसको बोला गया साइंस सब्जेक्ट्स। इसमें एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का है और इसमें जो सिलेबस है वो इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10+2 सीबीएसई सिलेबस। यानी कि ये जो सिलेबस है वो एक तरह से मान सकते हैं टेक्निकल जो पोस्ट होंगी उनके लिए होगा। अब बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है, वो जरूरी है। क्योंकि देखिए 60 मिनट्स में आपको ये पूरा करना है, फिजिक्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है। तो ये तो हो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देखिए फिजिक्स आपका पूरा 10+2 का आएगा, मैथमेटिक्स भी आपका पूरा 10+2 का आएगा। तो एक्चुअली में क्या आ सकता है और उन एग्जाम उन क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या होगा वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि 60 मिनट्स में कोई पूरी 12th और 11th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स नहीं कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में पहले। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं सिलेबस फिजिक्स का। तो अगर आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपका जो सिलेबस का पहला टॉपिक है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी 11th क्लास का सिलेबस है। अगला है आपका काइनेटिक्स, ये भी 11th क्लास है। यानी कि इसमें 11th प्लस 12 दोनों का फिजिक्स दिया हुआ है। यानी कि मेरा यहाँ पर ऑसिलेशन वेव्स, यहाँ तक हो गया आपका 11th क्लास का सिलेबस। इसके बाद जो सिलेबस है आपका वो हो जाएगा आपका 12th क्लास का। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम पे करना, प्लस में सबकी प्रैक्टिस करना, इनकी थ्योरीज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जरूरी ये है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। तो जितना कम ड्यूरेशन एग्जाम के लिए दिया गया है, क्योंकि जनरली फॉर्म्स निकलने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो तब जाके एग्जाम्स होते हैं। लेकिन इन्होंने फॉर्म भी निकाला जून में और 1 महीने के अंदर एग्जाम भी ले रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके अंदर बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। यानी कि बेसिक फॉर्मूलेज हो गए आपके। ठीक है, अगर आप ये भी कर सकते हैं कि रोज एक चैप्टर लें और उसके बेसिक बेसिक फॉर्मूले निकाल के रख लें। ठीक है, उसको पेपर पे लिखें और उसको रिवाइज कर लें। और उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि प्रदीप बुक है जो कि 10th और 11th और 12th के लिए बहुत फेमस बुक है, इसके बेसिक बेसिक इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप कर सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस में आपको आइडिया भी लग जाएगी वो फॉर्मूले कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया आपकी फिजिक्स की बात। ठीक है, आप ये दोनों कोर्स के लिए कर सकते हैं, 11th के सिलेबस के लिए कर सकते हैं और 12th के लिए कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो वेटेज हो सकते हैं 60 मिनट का है, तो मान लीजिए कि 20-20 मिनट्स का आपका हो जाएगा। इंग्लिश में तो चलिए ज्यादा टाइम मिलता, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स और मैथ्स उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो जरूरी है कि आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप फटाफट उन फॉर्मुलेस को यूज करें और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसा पैटर्न है उससे ऐसा लगता है कि जैसे चाहते नहीं कि बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि इतने कम टाइम पे इतना सिलेबस करना नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर हमको करना है और हम चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा ये है कि आप बेसिक बेसिक चीजें करें, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक डेफिनेशन। एक दिन में आप अगर आज भी अगर मैं लेता हूँ 1 से 24 तक, यानी अभी भी आपके पास 23 डेज है, मान लो 20 डेज तक आप पढ़ते हैं, 20 जुलाई तक पढ़ते हैं, तो आप लोग बेसिक्स एक एक चैप्टर भी अगर रोज उठाते हैं तो इसमें 19 चैप्टर्स हैं। तो आप एक दिन में अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं तो आप 19 दिन में 19 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हुआ आपका फिजिक्स का पैटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स के बारे में। तो अगेन मैथ्स के सिलेबस के अंदर भी
जो आपका है वो है आपका पूरा का पूरा 11th प्लस 12th। अगेन बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट चैप्टर्स है इसके अंदर। और अगर मैं एक एक चैप्टर की बात करूँ तो हर एक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जो बच्चे 11th 12th में अभी लेटेस्ट जिन्होंने अभी पास आउट किया है 2022 में, जिनका अभी तो आपका वो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन जिन्होंने 2021 में पास आउट किया और जो इसका फॉर्म भर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो केवल और केवल एनसीईआरटी को पढ़ें। मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, केवल और केवल एनसीईआरटी के रोज एक चैप्टर करें। एक दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। और जनरली इसमें वो चैप्टर आप पहले करें जो आपके लिए इजी है, जैसे सेट्स हो गया, रिलेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। लीनियर इतनी खास नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आपका। कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत फेमस चैप्टर है। और ये किसी भी एग्जाम में, एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में भी, और जैसे ये 10+2 के बेस पे एग्जाम हो रहा है, इसमें भी बहुत ज्यादा आता है। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल नहीं आएगा। सीक्वेंस सीरीज एपी के ऊपर जनरली क्वेश्चन आ सकता है आपका। सर्कल्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशंस के ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद वेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएशन में जरूरी ही जरूर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन इंटीग्रल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। डेफिनेट को भी छोड़ सकते हैं। इनडेफिनेट के बेसिक क्वेश्चन, एक स्टेप या दो स्टेप से ज्यादा के लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं आगे। आगे आपका प्रोबेबिलिटी आ गई, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, ये जरूर करें आप। स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल करें आप लोग, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप छोड़ सकते हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रल आप छोड़ सकते हैं। डेफिनेट बेसिक कर लीजिए, इंडेफिनेट बेसिक कर लीजिए। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स को आप छोड़ सकते हैं, बट फिर भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिमिट कंटिन्यूटी डायरेक्ट पुट करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें पूरा आपको x प्लस एच करके सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं आप लोग। क्या यूज करते हैं? एल हॉपिटल रूल आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बहुत फेमस, बिल्कुल करके जाइए इसको, ये जरूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। 3D में से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन, क्योंकि 3D में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोनिक सेक्शन सर्कल बिल्कुल पढ़ के जाएं। यानी मुझे जो लगता है इसमें आपको 11th का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 60% आएगा, और 12th का पोर्शन जो है वो आपका 40% आएगा। तो आपको जनरली 11th क्लास की एनसीईआरटी पहले करना है, देन आप 12th क्लास की एनसीईआरटी कीजिए। रोज एक चैप्टर, मैंने आपको क्या बोला, फिजिक्स के अंदर भी आप रोज एक चैप्टर, मैक्सिमम 1.5 घंटा आपको एक चैप्टर ले लेगा अगर आप करते हैं अच्छे तरीके से। और मैथ्स का भी रोज एक चैप्टर, यानी कि 1.5 घंटा इसको भी दीजिए। रोज एक चैप्टर अपना पकड़िए, उसको एनसीईआरटी को देखिए, सॉल्व कीजिए। और फिजिक्स के लिए आप प्रदीप ले सकते हैं, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक क्वेश्चन जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी फिजिक्स और मैथ्स की। बाकी अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है। पहला है आपका ग्रामर पोर्शन, ग्रामर 1, ग्रामर 2। तो ग्रामर में 1 में आपका आ गया वर्ब सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और ग्रामर 2 में आ गया आपका एडजेक्टिव्स नाउन स्पेस क्वेश्चन। तो ये आप बेसिक्स कर सकते हैं 8th 9th 10th, इन तीनों क्लास की जो बेसिक बेसिक ग्रामर्स की बुक्स आती हैं, किसी भी स्कूल्स के ले सकते हैं। एनसीईआरटी बेस ले लो, चाहे एससीएससी बेस ले लो, उसका आप करिए। बिल्कुल भी इसमें एडवांस लेवल मत जाइए, क्योंकि इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 7th 8th एंड 9th आप किसी अपने लोकल ट्यूशंस जो इंग्लिश पढ़ाते हो ग्रामर्स, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो आपको आराम से 20 दिन के अंदर ये पूरी ग्रामर करा सकते हैं। बेसिक बेसिक, केवल बेसिक। देखिए 60 मिनट्स का पेपर है, तो आपको पता है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इतने हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली चल गई 20 क्वेश्चन भी अगर मैं लेता हूँ एक एक मिनट के हिसाब से, तो आपका ये हो जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल बेसिक 7th 8th 9th 10th को इंक्लूड कर लीजिए। इन 4 क्लासिक ग्रामर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी रेन एंड मार्टिन मत उठाइएगा। बेसिक ग्रामर की जो बुक आती है वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, या फिर अरिहंत की बुक्स आती है ग्रामर्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश का सिलेबस। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि प्योर तरीके से नॉन टेक्निकल, यानी कि जो विदाउट साइंस के बच्चे हैं, वो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसमें अंदर आता है आपका रागा का सिलेबस। रागा यानी कि रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो रीजनिंग तो आपको पूरा करना ही करना है। आप रीजनिंग का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा क्या टॉपिक है जो आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स दे सकता है। और एक और बात समझिए कि आपको इस एग्जाम में आपको हर एक सिलेबस का कट ऑफ पार करना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है,
कि कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, यानी कि यहाँ पे आप कंबाइंड बेस पे क्वालिफाई नहीं होंगे, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर एक पेपर में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जो बच्चे सोचे कि मैथ छोड़ के रीजनिंग, जीके और इंग्लिश करके आ जाता हूँ, उन बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पेपर में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और उस पर थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी, क्योंकि देखिए छोटे छोटे एग्जाम्स है, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, तो ज्यादा टफ लेवल के पेपर नहीं आएंगे, नॉर्मल पेपर आएगा, लेकिन उसको भी आपको बहुत एक्यूरेसी से करना होगा, क्योंकि गलत करने पे आपके 0.25 यानी 1/4, हर 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको जरूरी है इसमें कि आपको किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी बना के रखना है। उसके लिए आपको जरूरी है कि हर एक पेपर में मिनिमम आप 40% क्वेश्चन जरूर करें। जनरली जो रेलवेज होते हैं उसमें आपको 40% पे क्वालिफाई मान लिया जाता है, तो इसी तरह इसमें भी आप मिनिमम 40% क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें और उनको एक्यूरेसी के साथ करें। तुक्के ना मारे, रैंडम कुछ भी टिक ना करें, जो आपको आता है उसको करिए और बाहर आ जाइए। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड्स के सिलेबस की। तो एप्टीट्यूड में आपको पहला आता है आपका रीजनिंग। सबसे बेस्ट बुक इसके लिए RS अग्रवाल, उठाइए और इसको हर टॉपिक से मिनिमम 15 क्वेश्चन जरूर कीजिए। पहला काम ये, कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बेसिक कीजिए, 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के कीजिए और 5 क्वेश्चन आप लोग थोड़े से एडवांस लेवल के कर सकते हैं, ताकि आपको तीनों चीजों का कंसेप्ट आपको दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथ्स की, जो कि बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अपने आप में मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ आप कौन कौन से टॉपिक कीजिए, सारे मत कीजिए, एक रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक करके जाइए जो आपको काफी फायदा करेगा। आप रेशियो कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर लीजिए। उसके बाद रेशियो, एवरेज, एलसीएम छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस छोड़ दीजिए। टाइम डिस्टेंस अगर आपको लगता है कि आपका स्पीड है तो आप करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। परसेंटेज जरूर कीजिए, सिंप्लीफिकेशन जरूर कीजिए, फ्रैक्शन करिए, और इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत टच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बिल्कुल करके जाइए, क्योंकि इसमें उतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जरूर करके जाइए। देखिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यानी केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना होगा, और जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो कि आपको लग रहा है कि टफ होगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपने 12 में से 1 2 3 4 5 6 और 7, 12 में से 7 टॉपिक आपको बहुत तरीके से करना है। वही कहानी, रोज 1.5 घंटे बैठिए, यानी रोज आप 5 से 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए, क्योंकि टाइम कम है तो आपको पर डे के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। रोज 1.5 घंटे के हिसाब से पर सब्जेक्ट का सिलेबस बनाइए और रोज एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए हर एक सिलेबस से। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी मैथमेटिक्स की। उसके बाद अगर आपको टाइम लगता है, आपको लगता है कि मुझे और करने चाहिए, फिर आप ये जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैंने अभी रेलवे का एग्जाम दिया और जो मेरा उसका एक्सपीरियंस है और मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि सबसे पहला काम करंट अफेयर्स, सबसे पहला काम आप करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स का, यानी लास्ट 6 मंथ, यानी कि आप जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप 2022 में से 2021 में से दिसंबर एंड नवंबर का करंट अफेयर्स जरूर करके जाइए, यानी कि 6 और 2 8, टोटल 8 मंथ। ये तो 6 पक्का करना ही करना है, बाकी जो 2 मंथ है आपके दिसंबर और नवंबर 2021 के, उसको जरूर करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके ये सवाल पूछ सकता है। उसके बाद आप करिए कंप्यूटर, प्रायोरिटी बेसिस पे करिए। पहले कीजिए आप लोग करंट अफेयर्स, उसके बाद कंप्यूटर, और देन कीजिए आप लोग साइंस। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई साइंस का बंदा होगा तो वो आराम से इन चीजों को फटाफट कर सकता है, बट जो बच्चे साइंस के नहीं हैं, जो अदर बैकग्राउंड से आते हैं,
उनके लिए फिर हो जाएगा कि आप लोग साइंस से पहले आप लोग अपना हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए और सिविक्स। सिविक्स में मेनली आप लोग पॉलिटी में क्या आर्टिकल्स कर लीजिए, ठीक है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हो गए, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिए, जैसे लॉ को कौन से देश से लिया गया है, और अलग अलग देशों से जो लिए गए हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। इससे ज्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी में आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग रिवर सिस्टम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वेटलैंड कर लीजिए, जो कि बहुत फेमस हो रखा है अभी। उसके बाद आप लोग नेशनल पार्क कर लीजिए। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लीजिए। ये सब चीजें कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा अपना इसके माउंटेन्स के रिलेटेड की कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा माउंटेन रीजन कहाँ पे आता है, वो सब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जनरली आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा फोकस कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, गांधी एरा, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी एरा जरूर कीजिए, 1915 के बाद का, ठीक है, जब गांधी जी लौट के आए थे उसके बाद का, ठीक है। मोस्टली ये है, उसके बाकी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग बैटल्स कर लीजिए, कौन सा बैटल कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता, उनकी डेट्स, ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग, एंशियंट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो एंशियंट के अंदर आप इंपॉर्टेंट बुक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट्स के आपके इंपॉर्टेंट पोएट्स हुआ करते थे, हर एक राजा के कोर्ट में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोएट होता था, या फिर कोई फेमस बंदा होता था, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वेद के ऊपर पूरा करके जाइए, वेद को जरूर पढ़ के जाइए, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनके बारे में बेसिक बेसिक डिटेल्स पढ़ के जाइए, तो आपका ऑलमोस्ट ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहला काम करंट अफेयर्स कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लीजिए। सेकंड प्रायोरिटी कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि ये कंप्यूटर जैसे आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। साइंस आप चाहे तो 2-3 दिन लगा के आप साइंस खत्म कर सकते हैं, जिनकी साइंस अच्छी है। और जिनकी साइंस अच्छी नहीं है, वो अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बेसिक कंप्यूटर कर लीजिए 1-2 दिन लगाकर। करंट अफेयर्स लगाइए। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, रोज का 1 मंथ, 1 डे 1 मंथ, जैसे एक दिन में सुबह एक बार पढ़िए, मॉर्निंग में एक बार रीड कीजिए, केवल रीड करना है, याद नहीं करना है। मॉर्निंग में कीजिए और इवनिंग में कीजिए, सोने से पहले। एक बार उठने के बाद कीजिए, एक बार सोने से पहले कीजिए। जैसे हम टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं बीमारी की, कि भाई सुबह उठने के बाद एक बार ले लो और रात को सोने से एक बार ले लो। इस तरीके से अगर आप लेते हैं करंट अफेयर्स को, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में भी आपको मेनली क्या करना है, तो इसमें आपको करना है डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस रिलेटेड हो गया, डीआरडीओ बेसिस हो गया, उसके बाद न्यू स्कीम्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा न्यू लॉन्चेस, कि नया स्टोन पार्क कहाँ स्टार्ट हुआ, नया फायर पार्क पार्क कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें। उसके बाद कुछ नेम चेंज हुए हैं, स्टेशन के, सिटीज के नेम चेंजेस होते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप कर लेते हैं 20 डेज के अंदर। शेड्यूल कैसे बनाना है आपको, पर डे के हिसाब से, पर डे आपको एक टॉपिक हर एक चैप्टर्स का, हर एक सब्जेक्ट का करना ही करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूं कि आप लोग आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे, और हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ भी बन सकता है, और मॉडरेट लेवल का, इजी और मॉडरेट लेवल में बनेगा, टफ तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बच्चे करेंगे तो पेपर को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा सकता है एग्जाम। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ज्यादा एडवांस लेवल पे ना जाकर बेसिक बेसिक क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप वहां पे क्वेश्चन कर सके। क्योंकि वहां पे अगर आप एक क्वेश्चन देखें और वो आपसे नहीं होता है, तो आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और जो आएगा वो भी आप गलत करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन करें, और धीरे धीरे आप लोग अपने क्वेश्चन को एक्यूरेसी के बेसिस पे करना स्टार्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोज एक एग्जाम सेट जरूर लगाएं, चाहे ऑनलाइन लगाएं चाहे ऑफलाइन लगाएं, लेकिन जरूरी यह है कि ऑनलाइन को ज्यादा प्रीफर करें। अगर आप ऑनलाइन लगाते हैं तो ज्यादा आपको हेल्पफुल है, क्योंकि वहां पे आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो माउस स्क्रॉल डाउन करना, सेव करना, नेक्स्ट करना,
इसमें जो टाइम वेस्ट होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सीधे आपका सेकंड राउंड नहीं है जिसमें आपका जीडी वीडी कुछ नहीं है ऐसा, सीधे आपका फिजिकल है, मेडिकल है और देन सिलेक्टेड है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा इस स्केड्यूल को फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करें, तो आप लोग आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करंट अफेयर्स के पर मंथ का आपको एक वीक के अंदर आपको 7 डेज का 7 मंथ का आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूं, जहां से मैंने पढ़ा था अपने रेलवेज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।